देखिए, आज हम सिविल जजमेंट राइटिंग सीखेंगे कि भाई सिविल में जजमेंट कैसे करना है और ऑर्डर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सिविल में जजमेंट सीखते हैं कि सिविल में जजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सिविल की प्रोसीजर क्या होती है। भाई जो प्रोसीजर आपने क्रिमिनल में लिखी थी, भाई सबसे पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुआ। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट में चार्जशीट आई, फिर आपने अक्यूज को कॉपी दिलवाई, कोर्ट ने कोग्निजेंस लिया, चार्ज फ्रेम किया। फिर चार्ज फ्रेम करने के बाद उसने अस्वीकार किया, फिर उस पर आपने इशू बनाया। फिर ट्रायल हुई, ट्रायल में एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने क्या दी और अक्यूज ने क्या दी उसके बारे में बताया। उसके बाद में उन साक्ष्य में ऐसी क्या बातें आई उसका आपने विवेचन किया। उसके बाद में फिर फाइनल आर्गुमेंट हुए, फाइनल आर्गुमेंट के बाद में आपने जजमेंट दिया, जजमेंट का वर्डिक्ट लिखा। फिर जजमेंट के वर्डिक्ट के बाद में आपने पीओपी सुना और दंड के बिंदु पर सुन करके आपने आदेश किया। जो आपने आदेश किया उसमें उसका सजा वारंट तैयार करवाया और साथ में ही प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया और निःशुल्क कॉपी दिलवाई। तो जो प्रोसीजर वहां थी, कहां पर, क्रिमिनल की जो प्रोसीजर क्रिमिनल के जजमेंट में लिखता है, वैसे ही सिविल की प्रोसीजर सिविल के जजमेंट में लिखे जाते हैं। तो वैसे ही सिविल की प्रोसीजर कहाँ लिखी जाती है, सिविल के जजमेंट। तो सिविल की प्रोसीजर में क्या होता है कि भाई देखो, सरकार का कोई लेना देना नहीं, पुलिस का कोई लेना देना नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले जिसकी दिक्कत है वो कोर्ट में जाता है। कहां पर जाता है, न्यायालय में। तो सबसे पहले न्यायालय का न्यायालय का नाम पता करने के लिए आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। सेक्शन 6, सेक्शन 9 और सेक्शन 15 से 20। भाई कोर्ट, वहां पर आपने क्या देखा था, फर्स्ट शेड्यूल देखा था कि कोर्ट की ट्रायल के लिए कोर्ट का नाम क्या आएगा। इसके लिए हमने क्या देखा था, फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कोर्ट का नाम पता करना है तो उसके लिए सेक्शन 6, 9 और 15 से लेकर 20 आपको बताएंगे कि कोर्ट का नाम क्या है। तो कोर्ट के नाम में देखो, यहाँ पर इशू अलग से फ्रेम नहीं होते, इशू पार्ट ऑफ जजमेंट ही होता है। और क्रिमिनल में चार्ज अलग से फ्रेम किया जाता है ना। तो सेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि आप कौन से कोर्ट में लाओगे, तो धन संबंधी अधिकारिता बताइए। तो हमारे यहाँ कोर्ट कितने हैं, जिला न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। ध्यान रखना, ये मत लिखना सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन। हमारे यहाँ पर सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन को हटा दिया जाए। अब क्या है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश। सिविल, आपकी जो आरजेएस की वैकेंसी आई हुई है अभी, वो भी किसकी आई हुई है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की नहीं आई हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज बनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का तो आपसे एडिशनल काम करवाया जाता है। हाँ, यानी एक तनख्वाह में दो काम करवाए जाते हैं, है ना। तो जिला न्यायाधीश, अब सिविल न्यायाधीश का जो जुडिक्शन है वो 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए, 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक। और जिला न्यायाधीश का 5 लाख 1 रुपये से ऐसे।
तो सेक्शन 6 में हम इसके अकॉर्डिंग तय करते है ना। दूसरा, कहीं पर भी नहीं दे रखा, भाई जैसे मान लो प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि ए ने बी के साथ में मकान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। या मान लो पर्टिकुलर रकम नहीं बता रखी, कोई उसके परफॉर्मेंस की बात कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लिखना। फिर किसको लिखोगे? अब जो भी है, जैसे मान लीजिए कोई मकान 10 लाख रुपए में बिका है और उसका वो नहीं हो रहा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, तो कौन से कोर्ट में जाएंगे? जिला न्यायाधीश में। और अगर ये मकान 4 लाख में बिका है तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की जाती है। समझ गए? तो जो सूट की वैल्यूएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम धन संबंधी जुडिक्शन देते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम आएगी उसमें सबसे पहले ये देखना है कि वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट का नाम तय करें। सेक्शन 9 ये कहता है कि ये कोर्ट केवल सिविल प्रकृति के वादों को देखेंगे, और सिविल प्रकृति के भी वो वाद जिन्हें अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से मना कर रखा है उनको छोड़ करके। जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल अधिकरण बना रखे हैं, जैसे मान लीजिए एमएससीटी का केस है तो एमएससीटी ट्रिब्यूनल, लेबर का मामला है तो लेबर ट्रिब्यूनल। इसी प्रकार अगर सरकारी कर्मचारियों का है तो रैट और कैट बना रखा है, तो इनके द्वारा मामला डिसाइड किया जाता है। तो जहां मना कर रखा है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मना कर रखा है कि भाई सिविल कोर्ट अगर पारिवारिक कोर्ट बना हुआ है तो परिवार संबंधित मामले यानी पर्सनल लॉ के मामले कहाँ जाएंगे? पारिवारिक कोर्ट में जाएंगे, अन्य कोर्ट में जाएंगे। आगे बात समझ, तो जहां रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से मना कर रखा है, उनको छोड़ करके बाकी ये किसको देखेंगे? सिविल प्रकृति के वादों को देखेंगे। ये सेक्शन 9 कहता है। और 15 से लेकर 20 जगह का नाम दिया हुआ है कि कौन सी जगह। भाई कोर्ट का नाम ना आपने लिख लिया जिला न्यायाधीश, उसके आगे जगह, तो आपको प्रॉब्लम में देगा जगह। नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है? कैश करो। ये जगह कैसे तय होती है? तो सेक्शन 15 में ये कह रहा है कि अगर स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद है, किससे संबंधित है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको पोजीशन लेना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मॉर्गेज हो रखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई क्षति पहुंचाई गई है, नुकसान पहुंचाया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी राइट से संबंधित मुआवजा, या मान लीजिए जंगम संपत्ति है और उसको गिरवी रख दिया, तो वो एक तरीके से क्या माना जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। जैसे मान लीजिए मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे पास चैन है, मैंने आपको चैन दी सोने की और मैंने ये कहा 10,000 रुपये आप उधार दे दीजिए। आपने मेरे को 10,000 रुपये उधार दे दिए, क्या दूसरे दिन उस चैन को पहन के आप घूम सकते हो क्या? अब जैसे मान लो, सोचो आप मिथुन मिथुन फाइनेंस के वो क्या मैनेजर, और लोग वहां पर पैसा रख करके लोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मिथुन फाइनेंस वाला उसको क्या करता है, अपने जो भी लोकर बने हुए हैं उनमें वो उनको रख देता है। अब मान लीजिए कल कोई मिथुन फाइनेंस वाले की वाइफ को किसी पार्टी में जाना हो, तो वो तो बदल बदल करके जा सकती है, हर प्रोग्राम में एक नया सेट पहन के जाएगी। तो भाई वो कहा आज दिखा बढ़िया सा लिया, आज नहीं, तो क्या पहन सकती है? इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर वो पहन जाए तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये नहीं कह सकता कि पैसे दे रखे हैं भाई, पहले पैसे दे ले जा। तो कहने का मतलब वो वहां पर पर्टिकुलर रख दी गई है, अब वो वहां से मूव नहीं कर सकते।
इसलिए हम क्या कहते हैं, जंगम संपत्ति की जब गिरवी हो गई तो एज ए स्थावर संपत्ति ट्रीट किया जाता है। जैसे जिस विद्युत फाइनेंस में आपने दिया है वो वहां क्या हो गया, परमानेंट हो। तो अब ये प्रॉपर्टी से संबंधित वाद है तो वहां पर लाया जाएगा जहां पर क्या है, संपत्ति स्थित। ये सेक्शन 15 का। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप बीकानेर में रहते हो और मैं बीकानेर गया कार लेकर, और मैंने आपकी कार, मेरी कार से आपके गेट, मकान के गेट को टक्कर मारी और गेट टूट गया। ठीक, टूट गया तो आप मेरे से मकान वसूल करोगे या कंपेंसेशन लोगे? तो मकान तो आप ही का है, वसूल काहे करोगे? तो आप वाद कहाँ ला सकते हो? तो कहने का मतलब आप प्रॉपर्टी से रिलीफ ले रहे हो या मेरे से पर्सनली ले रहे हो? तो मैंने जैसे मान लीजिए आपका गेट तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद में आप जो लोगे, मकान लोगे या कंपेंसेशन लोगे? कि नहीं भाई साहब वो ये देखो मकान तोड़ दिया, दूसरा मकान दे। होता नहीं कि जैसे शर्ट फट गई, नहीं दूसरी दिला। कि मकान तोड़ दिया, नहीं दूसरा मकान दिला भाई, खराब हो गया अब ये मकान। तो आप मेरे से पर्सनली क्या करोगे, वो वसूल करोगे, है ना? भाई मेरे से पर्सनली आप वसूल करोगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि जहां पर प्रतिवादी से हम पर्सनली कंपेंसेशन ले रहे, रिलीफ, वहां पर अगर मामला स्थावर संपत्ति से संबंधित है तो जहां स्थावर संपत्ति है वहां पर पहला तो, या फिर जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, या अभिलाभ के लिए काम करता है। तीनों शब्दों का मतलब समझते हो कि जहां वो परमानेंटली रेजिडेंस कर रहा है। परमानेंटली रेजिडेंस का मतलब कि वहां रह रहा है और निकट भविष्य में उसके छोड़ने की संभावना नहीं, उसको बोलते हैं रेजिडेंस या डोमिसाइल। समझ गए? दूसरा, जहां पर कारोबार, कारोबार का मतलब खुद का बिजनेस कर रहा है ना? और तीसरा, अभिलाभ के लिए काम करने का मतलब होता है हमारी तरह टिफिन लेके जाना सुबह और शाम को वापस घर आ जाना। समझ गए? कि भाई आप कहीं पर काम करने जाते हो और शाम को वापस अपने घर आ जाते, यानी आपका खुद का बिजनेस नहीं है, किसी के यहाँ काम करने जाते हैं और फिर वापस शाम को घर आ जाते हैं। तो निवास हर व्यक्ति का होता है, कारोबार उस व्यक्ति का होता है, और अभिलाभ के लिए काम करने का मतलब केवल हम सर्विस देने जा रहे हैं, है ना? सुबह टिफिन लेके जाते हैं, सरकार को सेवा दी और शाम को घर आ गए, है ना? ये होता है अभिलाभ के लिए काम कर। तो उनमें से किसी भी स्थान पर हम ये कर सकते हैं। समझ में आ गए? फिर उसके बाद में सेक्शन 16 कह रहा है कि अगर एक से अधिक संपत्ति स्थिति है तो कहां पर, संपत्ति एक से अधिक कोर्टों के जुरिडिक्शन में है तो कोई से, लेकिन सक्षम कोर्ट, भाई एक कोर्ट मजिस्ट्रेट का है, एक डीजी का है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 लाख रुपए है, तो कहाँ करेंगे? तो फिर तो ऑप्शन बचा ही नहीं ना। सक्षम कोर्ट का मतलब फिर या तो हमें प्रॉपर्टी का कोई भाग छोड़ना पड़ेगा और 5 लाख रुपए से कम करना पड़ेगा। आगे बात समझ। सेक्शन 17 क्या कह रहा है, चोरी 18, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18। 18 ये कह रहा है जैसे जयपुर में एक जगह है गुज्जर की थड़ी, सुना है ना? गुज्जर की थड़ी, गुज्जर की थड़ी के ऊपर 3 थानों का जो प्रोडक्शन, श्यामनगर, महेश नगर और मानसरोवर। अब एक कदम इधर चले तो मानसरोवर आ जाए, एक कदम इधर चले तो
महेश नगर आ गया, उधर चले तो श्याम नगर आ गया। अब वहां लाइन तो खींच नहीं रही ना कि यहाँ श्याम नगर कब आएगा, महेश नगर कब आएगा। जहां पर जुडिक्शन अनिश्चित है कि कौन से कोर्ट में आएगा, तो आप उनमें से किसी में भी वाद ला सकते, किसी में भी। फिर वो जो कोर्ट है वो अपनी ऑर्डर सीट में ये बात मेंशन करता है कि भाई ये अनिश्चितता है, और कोर्ट ने इस मामले को, अनिश्चितता होते हुए भी मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार है, और वो सुन रहा है, और फिर वो सुनने के बाद डिसीजन। अब ये मैंडेटरी है क्या कि ऑर्डर सीट में अनिश्चितता का कथन करके फिर वो क्या करेगा, ऑर्डर वो करेगा। लेकिन अब इसका भी अपवाद दे दिया, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर जोड़ेशन नहीं है और फिर सुन लिया और ये चीज भी नहीं डाली अपनी ऑर्डर सीट में, क्या, अनिश्चितता का, तो फिर उसके डिसीजन का क्या प्रभाव। तो वहां ये देखा जाएगा कि पक्षकारों के साथ अन्याय तो नहीं हुआ और न्याय निष्फल तो नहीं हुआ है। अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो ही वो उल्टा जाएगा, अदरवाइज वो डिसीजन सही माना जाएगा, केवल अनिश्चितता का कथन नहीं करने से। तो सेक्शन 18 में ये बात कही है। क्या, है ना। फिर आता है सेक्शन 19। 16, 17 और 18 का संबंध किससे है, स्थावर संपत्ति से। किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। 19 का संपत्ति जंगम संपत्ति और शरीर के विरुद्ध अगर कोई अपकार हुआ है, टोट हुआ है, तो उसके लिए वाद कहाँ लाया जाएगा, जहां पर कोजो फैक्शन अराइज हुआ है और प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है अभिलाप के लिए। दोनों में किसी भी स्थान पर लाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं आपको तैयार करूंगा, पढ़वाऊंगा, और क्रिमिनल के जजमेंट भी करवाऊंगा, सिविल के जजमेंट भी कराऊंगा। अब मैंने मान लो क्रिमिनल की करा दी और सिविल के नहीं कराऊं, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो आप आ ही नहीं सकते बेटा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद आप लाना चाहते हो तो कहाँ आएगा, 16, 17, 18 या 19 में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई कि नहीं हुई। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको क्रिमिनल का पढ़ा दिया, अब मैं ये कहता हूँ मैं नहीं सिविल का पढ़ा रहा, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होती है। तो ये क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट न तो स्थावर संपत्ति, सेवा की संविदा थी ना, न ही ये जंगम संपत्ति है, और न ही। तो ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए हैं, जो इनमें नहीं आते, उनके लिए इन्होंने सेक्शन 20 बनाया। आगे बात समझ, जो इनमें नहीं आते वो कहाँ आते हैं, जैसे पर्सनल लॉ से संबंधित मामले हैं, वो कहाँ आएंगे, सेक्शन 20। आगे बात समझ। तो इनका जुडिक्शन कहाँ होगा, तो जहां सबसे पहले कोज ऑफ एक्शन पार्टली या मुख्यतः क्या हुआ है, जहां अराइज हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, जंगम। दूसरा कि जैसे मान लीजिए कई प्रतिवादी हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दिल्ली के रहने वाले हैं, और इन दोनों ने सी को बनारस में कोई कॉन्ट्रैक्ट की, और ये सी कलकत्ता का रहने वाला है।
तो सी कहाँ वाद ला सकता है? भाई जहां कोजो ऑफेक्शन अराइज हुआ था वहां पर, या ये प्रतिवादी निवास करते हैं, कारोबार करते हैं, अभिलाभ के लिए काम करते हैं वहां पर। और कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। लेकिन मान लीजिए एक दिल्ली का होता और एक जयपुर का होता, तो दो क्वेश्चन यहां पर बात अराइज होती है कि ए, अब ये जो सी है या तो बनारस में ला सकता है जहां कोजो ऑफेक्शन अराइज हुआ, या कोर्ट की परमिशन से बी, जयपुर में या दिल्ली में ला सकता विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। और दूसरा, प्रतिवादियों की सहमति से। कह दे कि भाई जयपुर वाले के लिए भी दिल्ली ठीक है और बनारस वाले के लिए भी दिल्ली ठीक है, आते जाते रहे, नहीं। तो इस प्रकार से सेक्शन 20 में बताया है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि न्यायालय का नाम कहां से लिखेंगे, तो कहां से तय होगा? तो हम क्रिमिनल में तो कहाँ थे, शेड्यूल याद होगी, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल, सेशन वाले सारे याद कर लेना बेटा, है ना। फर्स्ट शेड्यूल में जो सेशन वाले हैं ना, वो सारे याद कर लेना, है ना। फिर उसके बाद में आ जाइए, न्यायालय के नाम दूसरा होता है, फिर सबसे ऊपर आ गया न्यायालय का नाम, फिर पीठासीन अधिकारी। क्या लिखोगे? आरजीएस। क्या लिखोगे? आर एच जे एस में तो लिखना। और अगर वो डीजे या एडीजे है तो ये लिख देना नीचे, जिला न्यायाधीश संवर्ग। आगे बस में। फिर सिविल वाद संख्या, सिविल सूट नंबर, सिविल सूट नंबर। फिर वही CIS नंबर। फिर वादी का नाम और वादी की पूरी डिटेल आती है, जैसे ए पुत्र, उम्र, निवासी, वर्सेस बी पुत्र, उम्र, निवासी। यहाँ वादी और यहाँ प्रतिवादी, यहाँ वादी और यहाँ पर प्रतिवादी। फिर टाइटल डाला जाता है कि वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु, वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु या फिर बाबत। अगर स्पेसिफिक पर रिकवरी सूट है तो संपत्ति के प्रत्युदरण और कब्जे वादक। डिवाइडेशन सूट है तो संपत्ति के विभाजन और पृथक कब्जे बाबत, है ना। तो ऐसे टाइटल डाल दिया। फिर उसके बाद में
उपस्थिति। उसके बाद में उपस्थिति, वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता। फिर डैश, नाम मत लिखना। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता। फिर निर्णय और दिनांक। फिर स्टार्टिंग, सिविल वाद में सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है? तो स्टार्टिंग कहां से होती है? वाद पत्र से। तो देखिए, वाद पत्र से स्टार्टिंग करेंगे हम। यहां ये लिखेंगे कि वादी ने, वो सॉरी, प्रकरण के संक्षेप में तथ्य तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद पत्र, एक सॉरी इस एक वाद, वादी के विरुद्ध वाद इस आशय का पेश किया गया। इस आशय का पेश किया गया। वहां हम क्या लिखते थे कि इस चार्जशीट इस आशय की पेश की गई, और यहाँ पर वाद इस आशय का पेश किया गया, है ना। अब यहाँ पर पहला वही क्वेश्चन है कि कोर्ट में मामला क्यों आया। पहला क्वेश्चन वही था, कौन सा? आपको ये बताना पड़ता है कि इस कोर्ट में ये मामला कैसे आया। कई बार क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है फाइल, है ना। तो फिर हम लिखते हैं क्या कि श्रीमान डीजे साहब के आदेश क्रमांक से ये पत्रावली ट्रांसफर होकर के इस न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु आई। आगे बात समझ। तो सबसे, लेकिन वो आपको नहीं करवाएगा, है ना, एग्जामिनर आपसे नहीं करवाएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो भी जजमेंट लिखा जाता है, उस जजमेंट में सबसे पहले ये बताया जाता है कि इस कोर्ट में ये मामला कैसे आया। तो इस कोर्ट में कैसे आया कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद इस आशय का पेश किया था, इसलिए ये वाद इसको। अब उसमें बाद में हम डिटेल देते हैं किसकी? प्रतिवादी। वाद में डिटेल किसकी देते हैं? वाद पत्र की। फिर हम डिटेल किसकी देंगे? वाद पत्र की। वाद पत्र में क्या होता है कि देखो, वाद पत्र कैसे तैयार होता है। वाद पत्र तैयार कैसे होता है? जैसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई वाद ला रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बतानी पड़ेगी कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट हुई है। उस कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, तो सबसे पहला जब वाद पत्र लिखते हैं तो वाद पत्र के सबसे पहले पॉइंट में हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन, समव्यवहार। क्या लिखते हैं? समव्यवहार या ट्रांजेक्शन। समव्यवहार और ट्रांजेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है।
सपोज करो गांधीनगर में आपके पास एक प्लॉट, और मैं और आप एक दूसरे के जानकार हैं। आपने मेरे को कहा कि भाई मैं ये प्लॉट अपना बेचना चाहती हूँ, और आपने कहा कि मैं ये 20 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे को क्या किया? प्रस्ताव, प्रपोजल। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा, आप मेरे को ये प्लॉट दे दीजिए। तो देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होती है स्थावर संपत्ति की, तो उससे पहले होती है क्या? एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। आपने सुना होगा कि सेल और सेल एग्रीमेंट में क्या अंतर है? सेल और सेल एग्रीमेंट में क्या अंतर है? भाई सीधी सी बात है, देसी भाषा में, जो हम मकान खरीद रहे हैं और खरीदने से पहले जो एग्रीमेंट करते हैं, उसको तो बोलते हैं सेल एग्रीमेंट। यानी जिन शर्तों पर सेल होनी है, हुई नहीं है, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं सेल एग्रीमेंट। और जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है, उस दिन हम कीमत दे देते हैं, बदले में हमारे को संपत्ति का टाइटल और उसका पोजीशन मिल जाता है। यही होता है। एग्रीमेंट के बाद में हम मकान में घुस सकते हैं क्या? नहीं घुस सकते, वो लात मार के बाहर कर देगा, तो दोबारा मत घुस जाना। वो कहा एग्रीमेंट जब तक सेल नहीं होता तब तक आप उसके राइट नहीं रखते। तो जिन शर्तों पर सेल होनी होती है उसको तो बोलते हैं सेल एग्रीमेंट। और जिस दिन सेल फाइनल हो जाती है, यानी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण हो जाता है, उस दिन वो सेल हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेल एग्रीमेंट। तो सेल एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको 2 लाख रुपए एडवांस दी, और हमने एग्रीमेंट कर लिया। आगे बात समझ, कि भाई मैं 2 महीने में इस मकान की रजिस्ट्री करवा लूंगा, और बाकी 18 लाख रुपए मैं आपको। ठीक। अब 2 महीने बाद में मैंने भाई बैंक में अप्लाई किया लोन लोन के लिए, और मेरे 18 लाख की व्यवस्था हो गई। अब मैंने आपको कहा, अब फिलहाल प्रॉपर्टी की कीमत कैसे चल रही है? जैसे गोल्ड की कीमत चल रही है वैसे। ये 2 महीने में तो डबल हो गई है। अब आपके मन में लालच आ गया कि भाई साहब 20 तो उस दिन थे, आज तो 30 हो गए नहीं, 35 वाला ग्राहक दरवाजे पे खड़ा, कि तेरे को 5 की छूट है, कि भाई तेरे से हाँ भर रखी है। तो क्या 10 की व्यवस्था और कर लो, तो एग्रीमेंट करा दे, नहीं तो नहीं। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले समझदार बनाया कि हम एक दूसरे के जानकार थे, आपने मेरे को प्रपोजल किया, मैंने एक्सेप्ट किया, और इसके एवज में इस तारीख को हमारे बीच में एक सेल एग्रीमेंट क्या किया गया? एग्जीक्यूशन किया गया, जिसमें मैंने आपको यह एडवांस दिया, और शेष इस तारीख को, यानी 2 महीने बाद में या 1 महीने बाद में बकाया रकम दिलाकर सेल एग्रीमेंट कंप्लीट या रजिस्ट्री करवाने की हमारे बीच में बात होगी। तो ये पहला समव्यवहार हो गया। अगली बात समझ गए, तो हम कोई भी वाद पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले समव्यवहार। इस समव्यवहार तक कोई दिक्कत नहीं आती, हर आदमी के रिलेशन बढ़िया रहते। रिलेशन कब होते हैं? अब 2 महीने बाद में आपने 18 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली, और सामने वाले को आपने कहा कि भाई चलो। सामने वाले ने क्या कर दिया? मना कर दिया। वो कि भाई देख, 30 हो तो आजा, नहीं तो 35 वाला ग्राहक बाहर खड़ा। नहीं। अब आपने, अब जो सेक्शन 20 एसआरए एक्ट है, उसमें एक नया प्रोविजन कर दिया। क्या प्रोविजन कर दिया?
कि आपके पास में सेक्शन 20 में एक विकल्प या ऑप्शन देने का राइट है कि जैसे मान लो पड़ोस की संपत्ति, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, पड़ोस की संपत्ति बिक रही है और आपने उसके पड़ोस की संपत्ति को के लिए कोई एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये नहीं दे रहा तो तुम दे दो, और मान लो पड़ोस की प्रॉपर्टी आपको कितने में मिल रही है, 25 लाख रुपए में मिल रही है। आपने उसे नोटिस दिया है वो कि भाई आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो तो ठीक है, नहीं पड़ोस की संपत्ति बिक रही है, 5 लाख रुपए कंपेंसेशन के दे दो मेरे को। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है 5 लाख ले लिए, तब तो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अदरवाइज इसका राइट बना रहता है। दूसरी मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं रही, पड़ोस में कहाँ जमीन रखी है, गांधीनगर में है क्या, पड़ोस में क्या आसपास में ही नहीं है, जालाना डूंगरी तक ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपको जरूरी है कि 1 माह का सामने वाले को नोटिस, और नोटिस के बाद में भी अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करवा रहा है तो फिर मजबूर होकर के आपको वाद लाना, क्योंकि अगर मजे मजे में लाए हो तो सेक्शन 24 में आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन मजे मजे ऑर्डर 24 में शुरू है ना, और मजे मजे में नहीं लाए हो तो क्या होगा, मजबूर होकर के लाए हो तो सामने वाले से कोर्ट खर्चा दे। आगे बात, तो पहला पॉइंट किस चीज का हो गया, समव्यवहार का हो गया कि हमारे बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा हुआ कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज, ध्यान रखना जहां नोटिस वगैरह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है ना, वहां पूरी बात लिखो कि सामने वाले को मैंने कहा, उसने मना किया, फिर मैंने उसको नोटिस दिया, और नोटिस देने के 1 माह पश्चात भी उसने परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए मैंने मजबूर होकर के कोर्ट में वाद से। तो वाद पत्र में पहला पॉइंट किस चीज का आता है, समव्यवहार का। दूसरा कॉज ऑफ एक्शन का। तीसरी बात किस चीज की आएगी, कोर्ट को जुडिक्शन है, कोर्ट के जुडिक्शन, जुडिक्शन तीनों प्रकार का। चौथी बात आती है लिमिटेशन की। चौथी बात किसकी आएगी, लिमिटेशन या परिसीमा की। और पांचवी बात आएगी सूट की वैल्यूएशन और कोर्ट फीस की, सूट की वैल्यूएशन और कोर्ट फीस की। और छठी बात आएगी क्या, क्या चाहिए आपको, हेलीकॉप्टर चाहिए, बस चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रेन चाहिए, मेट्रो चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप छठे पॉइंट। हाँ, आगे, तो जो चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद में सामने वाले को सम्मान होता है, सामने वाला क्या करता है, जवाब देता है ना। तो जैसे सीआरपीसी का हमने क्रिमिनल का जजमेंट किया था, और क्रिमिनल के जजमेंट में सबसे पहले पॉइंट में हम क्या लिखते थे कि कोर्ट में मामला क्यों आया, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन, और फिर चार्जशीट। वैसे ही पहले पॉइंट में हम किसके बारे में बताएंगे, वाद पत्र के बारे में, यानी वाद पत्र की सारी डिटेल यहां डालें, किसमें, पहले पॉइंट। फिर वहां दूसरा पॉइंट किसका था कि आरोप सुनाया, अस्वीकार कर अनवीक्षा चाहिए, यहां हम लिखित कथन लिखेंगे कि वादी के जवाब के बदले में, वाद पत्र के बदले में प्रतिवादी ने अपना लिखित कथन पेश किया, जिसमें वाद पत्र के किए गए तथ्यों को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए
कथन किया कि वादी का वाद झूठा है, चलने योग्य नहीं है, इसलिए खारिज किया जाए। आगे बात समझ। तो समझ गए, वादी की सारी आ गई। फिर उसके बाद में प्रतिवाद, तीसरा पॉइंट वही इश्यूज। समझ गए, उसी तरह चलेगा जैसे वहां पर चल रहा है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? हाँ, विवादक में कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध वाद इस आशय का पेश किया कि वादी और प्रतिवादी और प्रतिवादी एक दूसरे के जानकार हैं तथा प्रतिवादी ने वादी को अपना गांधीनगर जयपुर में स्थित मकान नंबर 10 को वादी को, क्या सॉरी, प्रतिवादी ने वादी को अपना स्थित मकान, वादी हटा दो बेटा, वादी को बेचने का प्रस्ताव किया, जिसे वादी ने स्वीकार किया और इस बाबत वादी ने स्वीकार किया और इस बाबत वादी और प्रतिवादी के मध्य एक सेल एग्रीमेंट दिनांक को निष्पादित किया गया, जिसमें वादी ने प्रतिवादी को 2 लाख रुपए नकद अग्रिम भुगतान किए तथा शेष 18 लाख रुपए वक्त रजिस्ट्री, बेटा वो पूरा लिखना है, वो लिखा है ना, मकान को 20 लाख रुपए में सेल करने का प्रस्ताव किया। वो लिखा है ना, मकान को सेल करने का, स्टार्टिंग में लिखा ना पढ़ने कि प्रतिवादी ने वादी को मकान को सेल करने का, तो वहां दोनों चीजें लिखो, 20 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रस्ताव किया। स्टार्टिंग में लिखा था ना कि वादी ने प्रतिवादी ने वादी को अपना गांधीनगर में स्थित मकान 20 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रस्ताव किया, है ना। और 18 लाख रुपए वक्त रजिस्ट्री, आप तो हिंदी में लिख देना बेटा सीधा, 18 लाख रुपए वक्त रजिस्ट्री भुगतान करने का करार किया। भुगतान क्या है? वो 18 लाख रुपए वक्त रजिस्ट्री देने का करार किया, भुगतान नहीं, पेमेंट नहीं बोलता, भुगतान की बजाय देने का करार किया। ठीक है, उक्त एग्रीमेंट किया
क्या लिखा है? वक्त रजिस्ट्री देने का 2 माह में, ये और लिख दो, वक्त रजिस्ट्री, हाँ 2 महीने में देने का करार किया। 2 महीने में देने का करार किया। वादी द्वारा 2 माह के भीतर करार के, और उक्त करार की पालना में वादी द्वारा 2 माह के भीतर 18 लाख रुपए की व्यवस्था करके रुपये की व्यवस्था करके प्रतिवादी को उसके घर पर जाकर मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादी द्वारा रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया गया, जिसके लिए प्रतिवादी वादी ने सॉरी प्रतिवादी को दिनांक 10 को एक लीगल नोटिस दिया, विधिक नोटिस दिया, जो प्रतिवादी को दिनांक इतनी तारीख को रिसीव या प्राप्त हुआ, जो प्रतिवादी को दिनांक को डिलीवर्ड हुआ। डिलीवर्ड को क्या कहेंगे? प्राप्त तो रिसीव हुआ, डिलीवर्ड को क्या बोलते हैं? परिधान। परिधान किया, है ना? परिधान किया, डिलीवर्ड हुआ या परिधान हुआ, जिससे लेकर आज, जिससे लेकर जिसे जिसके पश्चात 1 माह तक, जिसके पश्चात 1 माह तक और आज दिनांक तक प्रतिवादी ने संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए वादी ने मजबूर होकर प्रतिवादी के विरुद्ध वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। माननीय हटा दो, ये तो खुद न्यायालय डिसीजन दे रहा है ना, तो ये लिख दो न्यायालय में पेश किया। फिर 3 बातें कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, वाद परिसीमा के भीतर संस्थित किया गया है,
और वाद के मूल्य अनुसार कोर्ट फीस संलग्न है। वाद की वैल्यूएशन कोर्ट, वाद की मूल्यांकन के अनुसार कोर्ट फीस क्या है, मूल्यांकन के अनुसार, वाद के मूल्यांकन के अनुसार कोर्ट फीस संलग्न है। कोर्ट फीस, न्यायालय फीस डैश संलग्न है। आगे बात समझ अतः न्यायालय प्रतिवादी को आदेश दे कि वह संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करे तथा मकान का कब्जा दिलाया जाए। कई बार आपसे ऐसा रिएक्ट में पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद में अलग से कब्जा मांगने की जरूरत नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद में अलग से कब्जा मांगने की जरूरत, बिना मांगे भी कोर्ट की ड्यूटी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपको क्या करे, मकान का कब्जा। लेकिन लिख दिया कोई बात नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन। तो पहला पॉइंट किसका हो गया, वाद पत्र। अब जब आप लिख रहे हो ना, तो प्रॉब्लम में वो सारी स्टोरी देता है, तो स्टोरी को स्टार्टिंग करना, फिर उसके बाद में यहां से लिखना। चलो बाद में देखेंगे, प्रॉब्लम में सीखेंगे, पहले आप पूरा सीख, शॉर्ट करना बाद में सीखो, है ना। पहले पूरा सीखो। दूसरा पॉइंट किस चीज का आएगा, लिखित कथन का है, वो अपन कर, है ना। और